Hello everyone, I am Dr. Amit Anthwal and I will be teaching you solution and colligative properties. So, solution and colligative properties. Now, let us try to understand what are solutions. ठीक है, solutions दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है. होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स एक जैसा दिखने वाला मिक्सचर, जिसको हम समांगी मिक्सचर भी कहते हैं. ओके, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. नाउ सॉल्यूशंस अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो देखते हैं कि क्या है सॉल्यूशंस के अलग अलग टाइप्स हैं. पहला है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन एंड थर्ड कैटेगरी है सस्पेंशन. नाउ पहला कैटेगरी जो है ट्रू सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन वेयर पार्टिकल साइज, सोल्यूट का साइज 1 नैनोमीटर से कम हो जाता है, जहां पे ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन. और इसमें जब हम सोल्यूट मिक्स करते हैं सॉल्यूशन में तो हमें सोल्यूट दिखाई नहीं देता है. जैसे पानी में नमक डाल दिया तो नमक के पार्टिकल्स हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उनके पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से कम हो जाता है. एंड ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन. दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज नैनोमीटर रेंज में होता है. 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर साइज का पार्टिकल होगा, तो तब हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन. जैसे स्टार्च सॉल्यूशन है, स्टार्च में पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टार्च एक पॉलीमर है. तो स्टार्च का जो सॉल्यूशन होता है इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. इसमें 1 से लेके 1000 नैनोमीटर पार्टिकल साइज होता है. तीसरा है सस्पेंशन. सस्पेंशन में पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है, मोर देन 1000 नैनोमीटर साइज है, तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सस्पेंशन. सस्पेंशन में पार्टिकल साइज इतना ज़्यादा होने के कारण पार्टिकल्स कई बार सेटल हो जाते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं. जैसे अगर बारीक मिट्टी को पानी में घोल दिया जाए तो वो मिट्टी धीरे धीरे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद वो मिट्टी के पार्टिकल सेटल होने लगते हैं. तो वो एग्जाम्पल है सस्पेंशन का. सस्पेंशन में पार्टिकल साइज बड़ा होने के कारण उस पर ग्रेविटी काम करती है. बट इन पे कोलाइडल सॉल्यूशन बोले या ट्रू सॉल्यूशन, इनका साइज छोटा होने के कारण इन पे ग्रेविटी इतना काम नहीं करती है. अब ये सॉल्यूशन टॉपिक में जो हम मेनली डिस्कस करेंगे तो हम ट्रू सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करेंगे. नाउ जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो पहले तो सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट, क्योंकि अगर एक कंपोनेंट है तो वो प्योर है और दो या दो से ज़्यादा है तभी सॉल्यूशन बनता है. सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट छोड़ के बाकी जो भी प्रेजेंट है वो होता है सोल्यूट. नाउ सॉल्यूशन में जो चीज ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट. ज्यादा अमाउंट इन टर्म्स ऑफ वेट. तो कोई भी सब्सटेंस जो इन टर्म्स ऑफ वेट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट कहा जाएगा. और उसके अलावा सॉल्वेंट के अलावा जो भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसको हम सोल्यूट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पानी लिया और उसमें मैंने नमक डाला और ग्लूकोज डाला, तो पानी ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वो सॉल्वेंट होगा, एंड नमक और ग्लूकोज कम अमाउंट में होंगे तो वो दोनों आएंगे सोल्यूट की कैटेगरी में. जो भी चीज़ ज़्यादा होगी सबसे इन टर्म्स ऑफ वेट वो आएगा सॉल्वेंट की कैटेगरी में, और सॉल्वेंट के अलावा जो भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा वो आएगा सोल्यूट की कैटेगरी में. नाउ तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ये दो पार्ट हैं सॉल्यूशन के. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज
कॉन्सेंट्रेशन कि सॉल्यूशंस के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन के कुछ और इंफॉर्मेशन जो हम देना चाहेंगे वो है कॉन्सेंट्रेशन, कि कॉन्सेंट्रेशन कम है या ज़्यादा है। सपोज हमारे पास कोई जूस है, उसमें हमने कम शुगर डाला है तो कॉन्सेंट्रेशन शुगर का कम है। अगर उसमें ज़्यादा चीनी डालेंगे तो चीनी का कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा है। अब कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को एक से ज़्यादा तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब एक एक करके हम देखेंगे कि क्या तरीके हैं जिससे हम सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन या जिसको हिंदी में सांद्रता बोलते हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला है परसेंटेज के टर्म्स में। सो यू कैन हैव वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट का मतलब होता है, पहला जो ये हम यूज कर रहे हैं ये हम सोल्यूट के लिए यूज कर रहे हैं, और दूसरा वाला टर्म जो यूज कर रहे हैं वो सॉल्वेंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो वेट बाय वेट परसेंटेज मतलब सोल्यूट का भी हम वेट कंसीडर कर रहे हैं, सॉल्वेंट का भी हम वेट कंसीडर कर रहे हैं। अब वेट बाय वेट में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? weight of solute in grams present in 100 gram of solution. Okay, so weight by weight percentage will be weight of solute in gram present in 100 gram of solution. अब इसको weight by weight percentage कैसे कैलकुलेट करेंगे? weight of solute in grams upon weight of weight of solution, again this in grams multiplied by 100. If we do this we will get weight by weight percentage. So weight by weight percentage is nothing but amount of solute in grams present in 100 gram of solution, and this is the formula to calculate weight by weight percentage. Now second way of expressing concentration, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है weight by volume percentage. weight by volume percentage में solute का हम weight कंसीडर करेंगे and solvent का हम volume कंसीडर करेंगे. So this volume is for solvent. तो weight हम नॉर्मली ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, एंड वॉल्यूम हम ml या सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं. तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml या 100 सेंटीमीटर क्यूब of solvent, that is called weight by volume percentage. So amount of solute in grams present in 100 ml of solvent. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला देखते हैं. सो ऊपर वेट है तो इसी तरह से आएगा वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, और हम इसको फाइंड कर रहे हैं वेट इन वॉल्यूम, तो डिनोमिनेटर में आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम किस में आएगा? ml में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में, मल्टीप्लाइड बाय 100. सो दिस विल गिव अस वेट बाय वॉल्यूम का परसेंटेज. सो वेट बाय वॉल्यूम का परसेंटेज इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. प्लीज रिमेंबर, हम हर जगह सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम कहीं पर भी इन कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के तरीकों में सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे हैं. हर जगह डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन है. नाउ थर्ड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, सपोज तुम्हारा सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो इट विल बी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. नाउ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो इसमें सोल्यूट का भी हम वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, सॉल्वेंट का भी हम वॉल्यूम कंसीडर करेंगे. तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml या सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट इन 100 ml of solution, that is called volume by volume percentage. So amount of solute in ml present in
100 ml solution, that is called volume by volume percentage. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ml या सेंटीमीटर क्यूब में अपॉन वॉल्यूम ऑफ solution. Again, this will be in ml multiplied by 100. So this is the formula for calculating volume by volume percentage. इस तरह के यूनिट्स मोस्टली जैसे कफ सिरप या इस तरह की मेडिसिन पे आप पीछे उसका कंपोजिशन देखेंगे तो इस तरह के यूनिट्स में एक्सप्रेस किया होता है. सो वेट बाय वेट में क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 grams of solution. Then weight by volume, amount of solute in grams present in 100 ml of solution. फिर volume by volume percentage, amount of solute in ml present in 100 ml of solution. So these are few way of expressing concentration. Next is expressing concentration in terms of strength of solution. Okay, so next is to express it in terms of strength of solution. Whenever I say strength, means it is nothing but grams per liter. जितने grams per liter होगा उतना strength होगा solution का. Suppose मैंने 10 ग्राम डिसॉल्व किया 1 लीटर में, तो my solution is 10 gram per is of 10 gram per liter strength. तो 1 liter is the total volume of solution. ओके, ये नहीं है कि मैंने 10 ग्राम को 1 लीटर पानी में डाला, नहीं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिला के 1 लीटर वॉल्यूम बनाएगा. सो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इज नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution. That is called strength of the solution. Okay, now next way of expressing concentration is molarity. Now molarity is denoted by capital M. Molarity, before understanding what is molarity, हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं. हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. किसी भी चीज का नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है तो उसका वेट ऑफ सोल्यूट अगर हम डिवाइड करेंगे उसके मॉलिक्यूलर वेट से तो हमको मिलेगा उसका नंबर ऑफ मोल्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सोल्यूट का वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है 40 ग्राम 40, एंड उस सोल्यूट का मेरे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट है 20 ग्राम्स, तो ये कितना मोल्स हो गया. तो हाउ टू गेट नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 20 divided by 40. So 20 by 40 it will be 0.5 moles. So how to get number of moles, weight of solute divided by molecular weight. अगर ऐसा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स. नाउ अगर ये समझ में आ गया है तो अब मोलैरिटी समझ में आ जाएगा. मोलैरिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स of solute, number of moles of solute present in 1 liter of solution. 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे उसको हम कहेंगे मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. सपोज 1 लीटर में 2 मोल्स प्रेजेंट हैं तो मोलैरिटी है 2. अगर 1 लीटर में 3 मोल्स प्रेजेंट हैं तो मोलैरिटी है 3. तो व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूट को हम हिंदी में विलेय बोलते हैं और सॉल्यूशन सॉल्वेंट को हम विलायक बोलते हैं.
और सॉल्यूशन को हम विलयन बोलते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जितने सोल्यूट के मोल्स 1 लीटर में प्रेजेंट हैं उतनी उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैलकुलेट करना है किसी सॉल्यूशन का मोलैरिटी। सो मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स of solute, number of moles of solute divided by volume of solution in liters. So molarity is number of moles of solute divided by volume of solution in लीटर। अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 1 लीटर में कितने मोल्स हैं, और 1 लीटर में जितने मोल्स होंगे दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसका फॉर्मूला लिखा है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो हम ये फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में डाल के इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो मोलैरिटी will be equal to number of moles of solute की जगह हम लिखेंगे weight of solute upon molecular weight, और ऑलरेडी यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग molarity of solution. Molarity is weight of solute upon molecular weight multiplied by volume of solution in liter. ये फॉर्मूला यहाँ ये क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट कि सोल्यूट कितना लिया है, ये है मोलिकुलर वेट कि उस सोल्यूट का मोलिकुलर वेट कितना है, एंड ये है कि तुम्हारे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। अगर हम इन तीनों चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें मिल जाएगा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो कुछ तरीके हमने कॉन्सेंट्रेशन के पहले देख लिए थे, अभी जो देखे हैं वो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के टर्म्स में कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करना। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, जितने ग्राम सोल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ solution, that is called strength of solution. दूसरा है molarity. मोलैरिटी एक्सप्लेन करने से पहले मैंने नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है वो सिखाया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे मिलेगा? सोल्यूट का वजन उसके मोलिकुलर वेट्स के डिवाइड करके हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ओके, सो व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे उसको हम कहेंगे मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद रखना यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में होना चाहिए, अगर ml में दिया है कहीं तो वो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ ये कुछ तरीके हो गए। अब कुछ और तरीके डिस्कस करते हैं ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, की सांद्रता को एक्सप्रेस करने के लिए और क्या क्या यूनिट्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नाउ नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट हैं उसको हम कहते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए थे वैसे ही हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या है।
number of gram equivalent weight is weight of solute या weight of substance upon its equivalent weight। जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वेट ऑफ सोल्यूट को मोलिकुलर वेट से डिवाइड किया था, उसी तरह से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए वेट ऑफ सोल्यूट को किससे डिवाइड करेंगे? इक्विवेलेंट वेट से। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है, थोड़ा ये भी समझ में आना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट, अगर हम एसिड या बेस की बात कर रहे हैं तो एसिड्स हमें H+ देते हैं और बेस हमें OH- देते हैं। तो अगर मैं किसी एसिड या बेस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो उसका इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, एसिड के लिए नंबर ऑफ H+ से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर बेस है तो नंबर ऑफ OH- से डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास HCl है, HCl एक ही H+ देता है, HCl का मॉलिक्यूलर वेट है 36.5, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 36.5 अपॉन नंबर ऑफ H+। ये सिर्फ एक ही H+ देता है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम होगा। दूसरा एग्जाम्पल है H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 98, लेकिन H2SO4 2 H+ देता है, तो इसलिए क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय कितने H+? 2 H+, तो 98 अपॉन 2। तो H2SO4 का 98 तो मॉलिक्यूलर वेट है और इसका इक्विवेलेंट वेट होगा 49, बिकॉज 98 डिवाइडेड बाय 2। क्यों डिवाइडेड बाय 2? क्योंकि ये 2 H+ देता है। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। एंड किसी एसिड बेस का फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिड के लिए नंबर ऑफ H+, बेस के लिए नंबर ऑफ OH- से डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल HCl में एक ही H+ है तो 1 से डिवाइड किया तो उसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 H+ हैं तो इसलिए 98 को 2 से डिवाइड किया तो उसका इक्विवेलेंट वेट 49 हो गया। तो ये तो था कि इक्विवेलेंट वेट को कैसे कैलकुलेट किया जाए। ओके, नाउ नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले पे आते हैं कि नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे हमने मोलैरिटी कैलकुलेट किया था वैसे ही हम किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड वो लीटर्स में होना चाहिए। सो नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट को इस सिंप्लीफाइड वर्जन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें नॉर्मेलिटी मिलेगा वेट ऑफ सोल्यूट, ओके, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट, एंड ऑलरेडी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है डिनोमिनेटर में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन से यूनिट में? लीटर्स में। सो ये नया फाइनल फॉर्मूला हमें नॉर्मेलिटी के लिए मिल गया कि नॉर्मेलिटी इज नथिंग बट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये सारे चाहे मोलैरिटी हो चाहे नॉर्मेलिटी हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में होना चाहिए। ठीक है, सो नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन,
एंड नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट का ये फॉर्मूला अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो फाइनल इक्वेशन मिलेगा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये नेक्स्ट तरीका था कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का। अभी कुछ और तरीके और बाकी हैं कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के। नेक्स्ट जो तरीका है कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का वो है मोलालिटी। थोड़ा बोलने में सेम लगता है बट ये अलग टर्म है मोलालिटी। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था मोलैरिटी और ये है मोलालिटी। मोलैरिटी को हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया था, मोलालिटी को हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया है। अब मोलालिटी पढ़ने का रीज़न ये है कि मोलर सॉल्यूशन होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब टेम्परेचर चेंज होगा तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम चेंज होगी, और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो अगर तुम फार्मूला देखोगे तो उसमें डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो ये जो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी है ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। अगर मैंने एक एक्सपेरिमेंट सुबह किया जब टेम्परेचर 10 डिग्री था और एक एक्सपेरिमेंट मुझे दोपहर को करना है जब टेम्परेचर 25-30 डिग्री होगा, तो पानी का या सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होगा एंड अकॉर्डिंगली मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों ही चेंज होगा। तो इसलिए एक नया तरीका कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का है जिसको हम कहते हैं मोलैलिटी। इसमें हम वजन मेजर करते हैं और किसी भी चीज़ का वजन टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। वजन चाहे गर्मी है सर्दी है वजन सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अब देखते हैं मोलैलिटी क्या है। बाकी सारे जो यूनिट थे मोलैरिटी नॉर्मेलिटी उसमें हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंसीडर किया। ये अकेला यूनिट ऐसा है जिसमें हम वेट ऑफ सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे। बाकी सब में हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंसीडर किया, इसमें हम वेट ऑफ सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे। तो मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, वो सेम है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो याद रखना इसमें ये सॉल्वेंट है, बाकी सारे टर्म्स में हमने सॉल्यूशन वर्ड यूज किया था और किलोग्राम नहीं था, वहां पे लीटर्स था। ये अकेला है जहां पे किलोग्राम्स है एंड सॉल्वेंट है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट उसको कहते हैं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलैलिटी का सिंबल है स्मॉल एम। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी सॉल्यूशन की अगर मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है तो मोलैलिटी इज ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। बाकी सब जगह हमने सॉल्यूशन यूज किया है, यहाँ पे वेट है और सॉल्वेंट का है, वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। सो नंबर ऑफ मोल्स के लिए ऑलरेडी हमारे पास सिंप्लीफाइड वर्जन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड यूनिट होना चाहिए किलोग्राम। अगर तुम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल में अगर ग्राम्स में दिया है तो उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मोलैलिटी के लिए फाइनल इक्वेशन है। इस इक्वेशन में मोलैलिटी इज वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड कौन सा यूनिट में होना चाहिए? किलोग्राम्स में होना चाहिए। तो ये अगला तरीका था
कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता एक्सप्रेस करने का। नाउ इसके बाद एक और तरीका है ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, देखते हैं वो क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। अगला तरीका कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का है मोल फ्रैक्शन। नो, ये तो हमने समझ लिया कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है। किसी भी चीज का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना हो तो नंबर ऑफ मोल्स इज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब यहां से आगे मैं कुछ टर्म्स यूज करूंगा। अगर मैंने सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा मतलब मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं। अगर मैंने सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा मतलब मैं सोल्यूट की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने W1 लिख दिया तो मतलब 1 फॉर सॉल्वेंट, W फॉर वेट। एंड अगर मैंने W2 लिख दिया तो 2 फॉर सोल्यूट एंड W फॉर वेट। तो इस तरह से मैं सॉल्वेंट के लिए 1 यूज करूंगा एंड सोल्यूट के लिए 2 सबस्क्रिप्ट यूज करूंगा। नाउ अगर मुझे सोल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। W फॉर वेट 1 मतलब मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, M मतलब मोलिकुलर वेट एंड 1 मतलब मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हम N1 से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ ऑन सिमिलर लाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे N2 से, क्योंकि हम 2 मतलब सोल्यूट, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स। सो जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट था वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलिकुलर वेट, उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। सो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर लिया एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर दिया। नाउ इफ आई से कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, किसका मोल्स? सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में 2 चीजें हैं, सॉल्वेंट है और सोल्यूट है। तो अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स को ऐड कर दें तो हमको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन विल बी सॉल्वेंट का मोल्स प्लस सोल्यूट का मोल्स, दैट इज N1 प्लस N2। तो ये था पहले नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन सॉल्वेंट का एंड सोल्यूट का, एंड देन टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन का कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम आ जाते हैं मोल फ्रैक्शन पे। नाउ मोल फ्रैक्शन मतलब उस पर्टिकुलर चीज के कितने मोल प्रेजेंट हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसको मैं 1 से रिप्रेजेंट करूंगा। सो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सो नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय उसके टोटल सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नाउ अभी हमने जो कैलकुलेट किया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना था? N1 एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स था N1 प्लस N2। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी एक तरीका है कॉन्सेंट्रेशन
एक्सप्रेस करने का। और मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर, जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके मोल्स को टोटल मोल्स से डिवाइड करना होगा, तो तब हमें क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन। जैसे यहाँ सॉल्वेंट का निकाला तो सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। उसी तरह से अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालूंगा, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाला तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by total number of moles। जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को टोटल मोल्स से डिवाइड करेंगे तो हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। सो सोल्यूट का मोल्स है N2 एंड टोटल मोल्स है N1 प्लस N2। सो इस फॉर्मूले से हमको मिल जाएगा सोल्यूट का टोटल नंबर, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय total number of moles, and that number of moles of solute था N2 and total number of moles था N1 plus N2। so इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन। नाउ इसी को आगे बढ़ाते हुए सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कि किसी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन कितना आएगा। नाउ सॉल्यूशन में दो चीजें, एक है सोल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट करना पड़ेगा अगर मुझे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो। नाउ सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन इज N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन N1 प्लस N2। N1 प्लस N2 क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अभी हमने कैलकुलेट किया था N2 N1 प्लस N2। नाउ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solvent N1 upon total number of moles, that is N1 plus N2। Now if we solve this equation we will get N2 plus N1 in numerator, and again in denominator you have N1 plus N2। so if we cancel this you will get 1। so for any solution the sum of mole fraction of all component is 1। यहाँ पे हमने दो ही कंसीडर किए, एक सोल्यूट एंड एक सॉल्वेंट। सपोज तुम्हारे पास एक सॉल्वेंट है और दो सोल्यूट हैं, तो इन तीनों का मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में हो, मतलब सॉल्यूशन जिन जिन चीज़ों से बना है उसको हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सपोज एक सॉल्वेंट है और दो सोल्यूट हैं तो तीन कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, तो तीनों कंपोनेंट जितने भी कंपोनेंट से सॉल्यूशन बना है उन सबके अगर मोल फ्रैक्शन ऐड कर दिए जाएं तो उसका एडिशन 1 होना चाहिए। ओके, सॉल्यूशन के सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ऐड करने पे हमें 1 मिलता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। देन मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। जिसकी भी हम मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा मोल फ्रैक्शन। तो ये कुछ तरीके थे कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के। तो एक बार जल्दी से जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है उसको ब्रशअप कर लेंगे। पहले हमने जो कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के तरीके एक्सप्रेस किए थे वो परसेंटेज में किए थे। पहला था वेट बाय वेट परसेंटेज, दूसरा था वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये परसेंटेज में थे।
weight by weight percentage, gram of solute present in 100 gram of solution. Weight by volume percentage, amount of solute in gram present in 100 ml of solution. Volume by volume percentage, volume of solute in ml present in 100 ml solution. अगला था strength के terms में. Strength of solution is nothing but जितना ग्राम solute present है in 1 liter of solution. Number of grams of solute per liter of solution. उसको बोलते हैं strength of solution. उसके बाद next था molarity. Molarity was represented by capital M, number of moles of solute present per liter of solution. अगला था normality. Normality, capital N, number of gram equivalent weight of solute present per liter of solution. इन दोनों में हमने solution की बात की. Next is molality. Molality, small m, number of moles of solute present per kilogram of solvent. तो इसमें किलोग्राम है and solvent है. Then next was mole fraction. Mole fraction is nothing but number of moles divided by total number of moles. जिस भी component का mole fraction calculate करना है उसके moles को उस solution में present सारे substances के moles से divide करना पड़ेगा, तो तब हमको मिलेगा mole fraction. और किसी solution का सारे component का mole fraction add करें तो उसका sum हमेशा 1 होना चाहिए. तो these were few way of expressing concentration. Now next we are going to talk about more about solutions. Now solutions can be of two types depending upon their behavior. You can have ideal solution, जो एकदम आदर्श विलयन जिसको बोलेंगे, और दूसरा कैटेगरी है नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो कोई सॉल्यूशन एक आदर्श विलयन दैट इज आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर सकता है एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरह भी बिहेव कर सकता है. मोस्टली सारे सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं. कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करें. जैसे अगर मैं बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन लेता हूँ तो हो सकता है मेरा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करे. अदरवाइज बाकी सारे कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरह ही बिहेव करेगा. अब ये आइडियल और नॉन आइडियल हम किसके बेसिस पे कंसिडर करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं. पहला है राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है. जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, जो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से चलेगा, वो आइडियल सॉल्यूशन है, और जो राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है. नाउ राउल्ट्स लॉ है क्या? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. फिर से मैं 1 सबस्क्रिप्ट यूज करूंगा सॉल्वेंट के लिए एंड 2 सबस्क्रिप्ट यूज करूंगा सोल्यूट के लिए. नाउ राउल्ट्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट. नाउ पार्शियल प्रेशर क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने वाटर एंड अल्कोहल मिक्स किया तो उस सॉल्यूशन के ऊपर वेपर्स होंगे. किस किस चीज़ के वेपर्स होंगे? पानी के वेपर्स भी होंगे और अल्कोहल के, क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों चीज़ें हैं और दोनों ही वोलेटाइल हैं. वोलेटाइल मतलब हिंदी में जिसको वाष्पशील कहते हैं. तो उस सॉल्यूशन के ऊपर दोनों चीज़ के वेपर्स बनेंगे. पानी के वेपर्स भी बनेंगे और अल्कोहल के भी बनेंगे. नाउ पानी के वेपर्स के कारण जो प्रेशर बनेगा उसको हम कहेंगे
पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। और जो अल्कोहल के वेपर्स के कारण प्रेशर बनेगा उसको हम कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल। तो किसी सॉल्यूशन में, जैसे मैंने वाटर एंड अल्कोहल का एग्जांपल लिया, अगर मैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करता हूं तो दोनों के कारण वेपर प्रेशर बनेगा। उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वेपर प्रेशर के लिए उसको कहा जाएगा पार्शियल प्रेशर। अगर मैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछूं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर विल बी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्लस सोल्यूट का वेपर प्रेशर। ओके, फॉर एग्जांपल पार्शियल प्रेशर, नाउ सपोज P1 means I am talking about partial pressure of solvent. Okay, partial pressure of solvent will be proportional to mole fraction of solvent. So Raoult's law says कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन के बराबर। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। जैसे सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर उसके सॉल्यूशन में उसके कितना मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं सोल्यूट की बात करूं तो सोल्यूट का मींस P2, 2 is for solute, so partial pressure of solute will be proportional to mole fraction of solute। तो जो भी कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शनल होगा, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को प्रोपोर्शनल होगा। जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो वी विल गेट अ कांस्टेंट। सो एक कांस्टेंट मिलेगा P1 नॉट, और अगर हम वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा दैट इज P2 नॉट। नाउ अब ये समझना होगा कि ये P1 नॉट या P2 नॉट क्या है। अगर x 1 हो जाए, ये मोल फ्रैक्शन 1 हो जाए, मोल फ्रैक्शन 1 होना मतलब किसी सब्सटेंस का प्योर फॉर्म में होना। तो अगर मोल फ्रैक्शन 1 हो जाए तो पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू P1 नॉट। मतलब मोल फ्रैक्शन 1 होना मतलब प्योर सब्सटेंस। तो P1 नॉट क्या है, प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर है। जैसे अगर मैंने सॉल्वेंट वाटर लिया तो P1 नॉट क्या होगा, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर होगा। अगर मैंने सोल्यूट अल्कोहल लिया है तो P नॉट 2 क्या होगा, प्योर अल्कोहल का वेपर प्रेशर, मतलब उसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, दैट इज represented by not P2 not or P1 not। P1 not is for solvent, pure solvent का वेपर प्रेशर, एंड P2 is for solute, तो मतलब प्योर सोल्यूट का वेपर प्रेशर। ठीक है, और P1 एंड P2 है पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर तब बोला जाता है जब हम सॉल्यूशन की बात करें, क्योंकि सॉल्यूशन में दो चीजें होंगी, एक होगा सॉल्वेंट, दूसरा होगा सोल्यूट। तो वेपर्स दोनों के कारण बनेगा, कुछ वेपर्स सॉल्यूट के कारण बनेगा एंड कुछ वेपर्स सॉल्वेंट के कारण बनेगा। तो जो सॉल्वेंट के कारण वेपर बनेगा उसके प्रेशर को हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एंड जो सोल्यूट के कारण वेपर प्रेशर बनेगा उससे जो प्रेशर बनेगा उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट। तो दिस इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। जिस भी कंपोनेंट का हम पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं वो उसी कंपोनेंट के सॉल्यूशन में जो जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो दिस इज द राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ फॉलो करने वाला सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होता है, एंड राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करने वाला सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। नाउ राउल्ट्स लॉ के हिसाब से अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का कैलकुलेट करता हूं तो किसी सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर प्लस सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर होगा। तो सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर विल बी P2 एंड सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर विल बी
P1। तो किसी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर विल बी सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर प्लस सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर। नाउ व्हाट इज सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर? सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर इज P2 नॉट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर इज P1 नॉट multiplied by mole fraction of solvent. This is the formula for total vapor pressure of solution. P total मतलब total solution का vapor pressure. Now मैंने थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि सॉल्यूशन के सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो 1 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, एक है सॉल्वेंट, दूसरा है सोल्यूट। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन प्लस सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो आई कैन राइट सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इज 1 माइनस सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, बिकॉज दोनों का मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज 1 माइनस सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। अब इस चीज को x1 की जगह हम ये चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। तो x मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो P टोटल आ जाएगा। P टोटल विल बी P2 नॉट multiplied by mole fraction of solute plus P1 naught multiplied by mole fraction of solvent की जगह 1 minus mole fraction of solute. So 1 minus mole fraction of solute. So the final equation I will write here will be, this will be P2 naught into x2 plus P1 naught into 1. So P1 naught into 1, that is P1 naught, minus P1 naught into mole fraction of solute. So in these two you have mole fraction of solute common. So you can have P1 naught plus, you can take mole fraction of solute common, that is x2, and you will get P2 naught minus P1 naught. So this is the formula for calculating the total vapor pressure of solution. Okay, so total vapor pressure of solution is P1 pure solvent का vapor pressure, x2 mole fraction of solute, P2 is pure solute का vapor pressure and P1 naught again is the pure solvent का vapor pressure. So this is how we can calculate the total vapor pressure of solution. Now, so this was Raoult's law. Now Raoult's law says that partial vapor pressure of any component is directly proportional to mole fraction of that component. If we are talking about solute, तो solute का partial pressure will be proportional to solute का mole fraction. Solvent का partial pressure will be proportional to solvent का mole fraction.